हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमूस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लंबर पंक्चर टेक्निक के बारे में। लंबर पंक्चर टेक्निक क्या है, क्यों लंबर पंक्चर यूज किया जाता है और लंबर पंक्चर टेक्निक से हमें क्या पता चल सकता है, और ये टेक्निक करने के बाद आपके शरीर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या नहीं, रिलेटेड डाउट भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहली क्वेश्चन जो है वो है लंबर पंक्चर क्या है। इसलिए मैं जो टॉर्सो मॉडल यूज करता हूं इसमें बैक साइड दिखाया गया है। लंबर पंक्चर एक ऐसे टेक्निक है जिससे हमें अपनी बॉडी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड जिसको कहा जाता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का पता चलता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम एक्सेस कर सकते हैं लंबर पंक्चर के माध्यम से। ओके, तो नॉर्मली जब कोई फ्लूइड एनालिसिस बॉडी में होता है, बहुत कॉमन फ्लूइड है ब्लड। नॉर्मली ब्लड टेस्ट तो हम हर कोई कभी ना कभी लाइफ में कर चुके होंगे। सिंपली ब्लड लिया जाता है, उसको केमिकली एनालिसिस किया जाता है, कल्चर भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर सिचुएशंस, और सेरोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। मगर CSF मतलब ये जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होता है, एकदम ऊपर से लेकर निचले हिस्से तक बॉडी के बैक साइड में, ये वर्टिब्रल कॉलम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है। ओके, इसमें अलग अलग वर्टिब्रे होता है, थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, सर्विकल वर्टिब्रे, ऐसा अलग अलग होता है। तो ये जो डिफरेंट लोकेशन है इनमें से ये जो वर्टिब्रा है ये एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक स्केलेटन है, राइट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। अंदर, इसके अंदर अगर देखें आप, यहां पर इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर कोड दिया गया है। ये जो व्हाइट कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है स्केलेटन, मतलब ये है वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर। और ये वर्टिब्रा का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यहां पर आप देख सकते हो। ऐसा देखने में होता है ये, ठीक है, ऐसा ही देखने में होता है। ये एक थोरैसिक वर्टिब्रा है, इसका स्ट्रक्चर यहां पर दिखाया गया है, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड मतलब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है स्पाइनल कॉर्ड का, ये स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज शामिल होता है, एक तो है ब्रेन और उसके साथ साथ दूसरी चीज यहां पर है ये स्पाइनल कॉर्ड। तो दो मिला के होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि जो नर्व्स हैं वो सारे नर्व्स ये ब्रेन से कनेक्ट होते हुए ये वर्टिब्रे के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड में से गुजरता हुआ नीचे की तरफ आता है। और यहां पर ये जो दो साइड्स हैं बॉडी के, दो साइड्स में ऐसे ऐसे करके नर्व्स जो है डिस्ट्रीब्यूट रहता है सारा बॉडी में, ऊपर नीचे, यहां से नीचे भी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा नर्व्स, ठीक है। तो यहां पर जो लंबर स्पाइन है, लंबर जो स्पाइन मतलब यहां पर जो स्पाइन है लंबर 1 2 3 4 5, ये जो लंबर स्पाइन यहां तक है, देखिए यहां से यहां तक का लंबर स्पाइन है। ये लंबर स्पाइन जो है निचले हिस्से पर बॉडी के साइड्स, प्यूबिक एरिया, ये जगह पर जो है नर्व इंपल्स को प्रोपागेट करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं। और ये कॉक्सिक्स एरिया, यहां से जो नर्व नीचे की तरफ गया है वो पैरों में और निचले हिस्से पर जो है ब्लड नर्वस सिस्टम को स्प्रेड करते हैं। और थोरैसिक जो नर्व है, ये ब्लू कलर का सेक्शन थोरैसिक, ये जो है वो शरीर के इस एरिया पर टोटल काम करता है। और जो सर्विकल है स्पाइन, ऊपर से लेकर एकदम ये नेक वगैरह, आर्म्स, ये सब में जो है नर्व को सप्लाई करता है, नर्व इंपल्स को सप्लाई करता है। और सबसे ऊपर है ब्रेन, ब्रेन से ये सारा सिग्नलिंग कंट्रोल होता है। तो ये हमारे ओवरऑल नर्वस सिस्टम ऐसे नर्व्स इंटरैक्ट होता है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं लंबर पंक्चर की। बात यह है कि ये जो टोटल नर्व, जितने भी नर्व्स हैं यहां पर ब्रेन तक कनेक्टेड है, वो सारे के सारे नर्व्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पार्ट है। और वो नर्व्स यहां पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पार्ट की नर्व्स है वो हमें यहां पर स्पाइनल कॉर्ड में दिखाई देता है। और स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही नाजुक, क्योंकि नर्व से भरा हुआ, और नर्व क्या चीज है हम सब जानते हैं। मतलब आपके स्किन लो, उसमें ऐसे जोर से ऐसे ऐसे उसको पुल करो, आप ऊपर की तरफ ऐसे पुल करो तो आपको क्या होगा, दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि नर्व है यहां पर। और नर्व जो ये दर्द का जो सेंसेशन हमें हो रहा है ये ब्रेन तक पहुंचाता है और बॉडी ऐसे रिएक्ट करता है, राइट। तो ये जो टोटल नर्वस सिस्टम यहां पर है, अभी ये इतना नाजुक है कि बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी बहुत हाई है। तो इसीलिए सेंसिटिविटी हाई है, इसीलिए क्या होता है, ये नाजुक चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पाइप जैसे, उसके अंदर ये सारे के सारे जैसे कि वायर्स हो, ऐसे ही नर्व्स ऐसे वायरिंग की तरह अंदर की तरफ धकेले जाते हैं, राइट। जो ऐसे है नॉर्मल बॉडी के स्ट्रक्चर। तो अभी ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर हमने कहा, जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, तो उसमें सिर्फ नर्व रहेगा तो इंपल्स का जो मूवमेंट है वो बरकरार
हो सकता है मगर कम। उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी होगा, बॉडी का एक प्रेशर रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप यहां पर नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, जब आप कहीं ऊपर जाते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए, तो आप देखेंगे कि बहुत हाई एल्टीट्यूड में जाके आपको एक ऐसे कुछ चक्राहा, लाइक दिमाग में कुछ ऐसा होगा कि लाइट फीलिंग आ रहे हैं और आप ठीक से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो है ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर बॉडी में कम हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है ऊपर। तो जब ऑक्सीजन का प्रेशर बॉडी में कम होगा, ब्रेन फंक्शन करना स्टॉप कर देते। इसीलिए ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचे और ब्रेन ठीक से काम करे इवन हायर ऑल्टीट्यूड पे, इसी के लिए बॉडी ने क्या किया है, अंदर के तरफ जो नर्व्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स है, जो वर्टिब्रल कॉलम में से होते हुए निकलता है, उसमें एक फ्लूइड मौजूद है, वो है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन करता है। बॉडी का जो ब्रेन और नर्व्स का जो प्रेशर वो मेंटेन करता है, और वो ऐसे नर्व से कनेक्ट होता है ब्रेन तक, तो ब्रेन को भी पता है कि कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है बॉडी में। जब भी वहां से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकल जाएगा तब प्रेशर घट जाएगा और ब्रेन को पता चलेगा कि प्रेशर घट चुका है, तो ब्रेन बॉडी को कुछ देर के लिए काइंड ऑफ पैरालिटिक मोड में ला देगा। मतलब आप ऐसे बैठे रहोगे या फिर लेटे रहोगे और ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग करोगे ताकि ऑक्सीजन का प्रेशर बनाए रहे, और उसके साथ साथ यहां पर नर्व्स जो है वो भी ठीक ठाक काम करने लगे। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहां पर अंदर मौजूद होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमें क्यों चाहिए, किस किस सिचुएशन पे चाहिए? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमें देखना चाहिए एक सिचुएशन पे जब बॉडी में प्रेशर रिलेटेड कोई इश्यूज होता है, मतलब ब्लड प्रेशर रिलेटेड नहीं, ऑक्सीजन प्रेशर रिलेटेड कोई इशू होता है। एक तो चीज वो है। दूसरी चीज होता है कि बहुत ही कॉमन है, जो लंबर पंक्चर सबसे कॉमन यूज जो होता है वो है एनेस्थेशिया पर्पस के लिए। एनेस्थेशिया मतलब दोनों टाइप का होता है ना, जनरल एनेस्थेशिया होता है और एक होता है लोकल एनेस्थेशिया। लोकल एनेस्थेशिया में यह प्रोसेस किया जाता है, और ये जो प्रोसेस लंबर पंक्चर, इसको स्पाइनल टैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या करते हैं हम, अगर मान लीजिए कि आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रहा है जो बॉडी के निचले हिस्से में हो रहा है, तब क्या किया जाएगा, यहां पर L3 और L4 के बीच, मतलब लंबर स्पाइन 3 और 4 नंबर, मतलब यहां से अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, ये 3 ये 4, 3 और 4 के बीच में से ऐसे पंक्चर किया जाता है। बहुत बड़ा नीडल लगता है क्योंकि बहुत कवरिंग के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है, तो एक ऐसा बड़ा नीडल और थोड़ा सा मुंह भी थोड़ा बड़ा रहता है, ऐसा नीडल से पंक्चर किया जाता है, और धीरे धीरे इंजेक्शन जो है, एनेस्थेशिया जो एजेंट होता है केमिकल, वो अंदर दिया जाता है ताकि ये निचली हिस्से टोटली बॉडी का जो है वो पैरालिटिक हो जाए, मतलब पैरालिसिस हो जाए, हम कुछ फील नहीं कर पाए। नॉर्मली ऐसा 2-3 घंटे के लिए रहता है, ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी के बाद ट्रीटमेंट पेन किलर्स दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे इसका जो इफेक्ट है वो 2-3 घंटे के बाद फेड ऑफ हो जाता है। तो ये बात होता है एक बहुत ही कॉमन रीजन लंबर पंक्चर करने के लिए। और क्या रीजन है लंबर पंक्चर करने के लिए? लंबर पंक्चर करने के लिए और रीजन है, ये तो 2 रीजन मैंने बताया, तीसरी रीजन जो है लंबर पंक्चर करने के लिए वो है कि अगर कुछ कुछ सिचुएशन पर ऐसा होता है कि बॉडी में 2 तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। एक प्रॉब्लम हो सकता है कि बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा हो गया ब्रेन में। नॉर्मली ब्रेन में तो इन्फेक्शन नहीं होता है, टोटली स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है, पर कभी कभी कुछ बैक्टीरिया जो ब्रेन में इन्फेक्ट करता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, तो इसको कहते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। और कुछ कुछ मेनिंजाइटिस है जिसको वायरल मेनिंजाइटिस कहते हैं, जो वायरस कॉज करता है। जो मेनिंजाइटिस एक ऐसा डिजीज है जो ब्रेन को अटैक करता है और नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। तो ये मेनिंजाइटिस जब होगा, वायरल मेनिंजाइटिस हो या फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो, अगर वो ब्रेन तक पहुंचे तो उसका जो बैक्टीरिया है जो मेनिंजाइटिस कॉज करता है, एक एग्जांपल बताता हूं मैं बैक्टीरिया का, वो है कॉकस। ओके, मेनिंजाइटिस एक कॉकस बैक्टीरिया, कॉकस के मतलब होता है यहां पर सर्कुलर, छोटे छोटे गोल सर्कुलर बैक्टीरिया होता है जिसको हम कॉकस कहते हैं। तो ऐसा जो बैक्टीरिया होगा कॉकस, उससे उसके वजह से मेनिंजाइटिस होता है, तो बैक्टीरिया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आ जाता है। तो कैसे पता चलेगा हमें कि ब्रेन में इंफेक्शन पहुंचा है, क्योंकि ब्रेन तो हम एक्सेस करके वहां से कुछ क्रैप करके देख नहीं सकते, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर लंबर पंक्चर करके जो CSF निकलेगा और CSF का स्टडी करना है। क्या करना है, पहले तो माइक्रोस्कोप में उसको स्टेन करके देखना है, फिर उसके बाद उस CSF को हम कल्चर भी कर सकते हैं, मतलब एक पेट्री प्लेट में खाने डाल, मतलब बैक्टीरिया के भी कुछ फूड्स होते हैं, तो वो डाल के हम उसको ग्रो होने के लिए कुछ 5-7 दिनों के लिए रखते हैं, उससे भी ज्यादा टाइम लगता है कुछ कुछ बैक्टीरिया के लिए। तो ग्रोथ होने के बाद हम चेक करते हैं कि वहां पर
टारगेट जो बैक्टीरिया हम ढूंढना चाहते हैं उनका ग्रोथ हुआ है या नहीं, उससे हमें पता चलता है कि इंफेक्शन है या नहीं। तो इस वजह से किया जाता है। और फोर्थ रीजन क्यों किया जाता है, और एक रीजन भी है, कभी कभी क्या होता है, ये जो स्पेस मैंने बताया यहां पर आपको कि टोटल ये वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर ये टोटल सीएसएफ होता है, सीएसएफ के बीचों बीच टोटल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर वो अंदर मौजूद होता है। तो अभी क्या है कि कभी कभी ये हो सकता है कि उसके अंदर वो जो स्पेस है उसको हम कहते हैं सब एराक्नॉइड स्पेस, ठीक है। वो जो सब एराक्नॉइड स्पेस है वहां पर कभी कभी ब्लड आ जाता है, कुछ मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट्स हो गया, कार एक्सीडेंट्स होगा वगैरह, ऐसा कुछ चीजों की वजह से रप्चर होकर ब्लड आ जाता है। सीएसएफ में ब्लड नहीं आना चाहिए, और अगर सीएसएफ में ब्लड आ जाता है तो वो साइन है एक बहुत ही बड़े खतरे की, राइट, और उसके वजह से भी प्रॉब्लम बॉडी में हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो तब क्या करते हैं हम, सिंपली यहां पर अगेन लंबर पंक्चर और स्पाइनल टैप, अब जो भी कहो, करके सीएसएफ को देखा जाता है कि उसमें रेड ब्लड सेल है या नहीं, और अगर रेड ब्लड सेल मौजूद है तो उसका मतलब है कुछ पंक्चर वगैरह हुआ है और ब्लड आ रहा है, अंदर से कोई हेमरेज है, या तो ब्रेन में है, ब्रेन रिलेटेड टिश्यू में, या फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई टिश्यू में डैमेज है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें हम व्हाइट ब्लड सेल भी स्टडी करते हैं, कितने परसेंट व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि वायरल मेनिंजाइटिस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को पता करने के लिए हमें टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल देखना पड़ता है कि अगर व्हाइट ब्लड सेल कौन सी टाइप का है, क्योंकि वायरल मेनिंजाइटिस में कुछ दूसरे टाइप का व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं ज्यादा मात्रा में, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए कुछ और तरीके का व्हाइट ब्लड सेल्स होता है ज्यादा मात्रा में, तो हम यहां से देख सकते हैं। तो यह है टोटल क्यों लंबर पंक्चर टेक्निक किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं लंबर पंक्चर टेक्निक कैसे करते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, यहां पर जो स्ट्रक्चर है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, उसमें लंबर स्पाइन जो होता है, लंबर स्पाइन 3 और 4 के बीच, तो ये 3 ये 4, इस दोनों के बीच का जो एरिया है सेंटर में, उसको उसके बीचों बीच ये पंक्चर किया जाता है। अब क्वेश्चन करोगे क्यों लंबर पंक्चर, ये तो टोटल लंबर सेक्शन है, तो उसमें हम सिर्फ L3 L4 के बीच ही क्यों करते हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं करते हैं। इसका आंसर ये है कि आप देख सकते हो कि थोरासिक जो वर्टिब्रा है ना, उस थोरासिक वर्टिब्रा, दो कंसेक्यूटिव थोरासिक वर्टिब्रा का बीच का जो गैप है ना बहुत कम रहता है। देखिए बहुत कम गैप है, यहां पर जो गैप है वो ज्यादा होता है, और गैप उतना ही बढ़ता है जितना हम नीचे पहुंचते हैं। तो 3-4 ऐसा लास्ट 2 स्ट्रक्चर यहां पे मिलेगा आपको जहां पर गैप 3-4 और 4-5 के बीच यहां पर गैप जो है सबसे ज्यादा हमें देखने मिलता है। और 3-4 के बीच से हम इसलिए करते हैं क्योंकि गैप भी ज्यादा होता है, और अगर एक पर्सन को ऐसे लेटा ऐसे बिठा दिया जाए ना, और उसको थोड़ा सा एक कुछ सपोर्ट लेकर ऐसे झुकने को कहा जाता है, तो उस जगह में गैप और भी बढ़ जाता है और बहुत आसानी होती है कि निडल को अंदर तक प्रिक किया जाए। इसीलिए L3 और L4 के बीच में से ये प्रोसेस किया जाता है। तो एक बार तो निडल एक निडल का एडेप्टर होता है ऐसा, उसको अंदर घुसाया जाता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीएसएफ बाहर निकलता है तो उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, फॉर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, फॉर कल्चर एनालिसिस। और अगर एनेस्थेसिया है तो उसको उसी वक्त स्टॉप करके एनेस्थेटिक एजेंट जो इंजेक्शन यहां पर इसके अंदर मेडिसिन जो है डाल दिया जाता है, ताकि जो एनेस्थेटिक इफेक्ट है वो हो जाए और वो स्टार्ट हो जाए। तो यही बात होता है यहां पर दोनों लंबर पंक्चर प्रोसेस की। तो ऐसे ही लंबर पंक्चर किया जाता है। इसके लिए आपको क्या सिंपल करना है, आपको पहले तो एक लोकल एनेस्थेसिया दिया जाएगा यहां पर निचले हिस्से पर पीठ की। लोकल एनेस्थेसिया देने के साथ साथ उस जगह में जो है विद इन 1 मिनट सुन हो जाएगा। उसके बाद जो है बड़ा नीडल अंदर दिया जाएगा, उसके साथ साथ सीएसएफ कलेक्ट किया जाएगा। आफ्टर सीएसएफ कलेक्ट करने के बाद यहां पर एक पैच लगाया जाता है, आपको लेटा दिया जाता है। मगर याद रखिएगा लेटना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जब ये लंबर पंक्चर हो जाए उसके साथ साथ लेटे रहना 1-1.5 घंटे तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको विदाउट एनी पिलो लेटना है, मतलब आपको एकदम फ्लैट पोजीशन, जिसको हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन पे लेटना है, ठीक है। सुपाइन पोजीशन पे क्यों लेटना है, क्योंकि अगर आपके ये ब्रेन सर ऐसा ऊपर रहे थोड़ा भी, जैसे हम सोते हैं नॉर्मली स्लैंट करके, जो चाहिए भी, मगर इनकेस ऑफ लंबर पंक्चर, आफ्टर लंबर पंक्चर आपका जो ब्रेन है, हेड है, वो ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो ऊपर हो जाएगा ना तो सीएसएफ लीकेज के चांस बढ़ जाता है, और अगर सीएसएफ ज्यादा निकल गया, लीकेज हो गया, तो उसमें आपको जो एक प्रॉब्लम होता है जिसको कहते हैं हम सर्विकल हेडेक, स्पाइनल हेडेक, सॉरी नॉट सर्विकल, स्पाइनल हेडेक। तो स्पाइनल हेडेक जो होता है स्पाइनल टैप के वजह से होता है। इसको और एक नाम भी है इसका, स्पाइनल टैप, इसको कहा जाता है लंबर पंक्चर, इसको कहा जाता है शैडल ब्लॉक, ठीक है। तो उसके वजह से यहां पर एक हेडेक होता है,
ओके। और जो हेडेक होता है क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक प्रेशर बना होना बहुत जरूरी है जो सीएसएफ रेगुलेट करता है। तो आपने सीएसएफ किसी वजह से निकाल लिया कुछ ड्रॉप्स, और कुछ ज्यादा अगर निकल जाए तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है अंदर वो फॉल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, उसके वजह से जो है बॉडी में एक अलार्म हो जाएगा, तो ब्रेन में बहुत सारे दर्द होगा। और ये दर्द भी सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ वॉमिटिंग टेंडेंसीज रह सकता है, उसके साथ साथ ऐसे आपको रहेगा कि आप पूरा मतलब आप खड़े होगे तो ऐसे स्वेटिंग होगा और आप खड़े नहीं रह पाओगे, दर्द होगा आंखों के ऊपर इस जगह पर, पूरा सर को लेकर। जब भी आप लेट जाओगे टोटली 180 डिग्री पोजीशन पर, ये दर्द धीरे धीरे फेड ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए 1-2 दिन के लिए रहे, किसी के लिए 3-4, किसी के लिए 2 हफ्ते तक भी ये प्रॉब्लम जो है परसिस्ट कर सकता है। तो इसके बाद अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद चला जाएगा, मेडिसिन लो या ना लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको खड़ा होना है और काम करना है तो आपको मेडिसिन लेना है, ऐसा कुछ पावरफुल पेन किलर्स लेना हो सकता है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, ये ओवरऑल प्रोसेस का कोई साइड इफेक्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो प्रोसेस है ये करने के बाद आपको स्लैंटिंग पोजीशन पे सोना नहीं है कुछ दिनों के लिए। आपको नॉर्मली जब ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपका पेन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मेरा नहीं होगा तो ठीक है, मैं उसी दिन रात से आप पिलो लेके सो रहे हो तो पेन जो है और भी बढ़ जाएगा दूसरे दिन से। नॉर्मली 24 to 48 आवर्स के बाद ये पेन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब ये पेन स्टार्ट होगा तो नेचुरल रेमेडीज कुछ है, जैसे कि कॉफी बहुत हेल्प करता है। अगर घर में अब कॉफी बनाओ, एकदम कड़ा करके कॉफी बना के उसको पियो, उसमें कैफीन होता है जो आपको पेन किलर का भी काम करता है। उसके साथ साथ आप पैरासीटामोल टैबलेट्स ले सकते हो दिन में 4-5 अगर आप एडल्ट हो तो इससे धीरे धीरे वो जो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा और जो इसको ठीक होना है वो खुद ब खुद ये होगा। डिपेंड करेगा कि कितने जल्दी आपके बॉडी में सीएसएफ जो निकला है वो कितने जल्दी तैयार हो रहा है बॉडी में। तो होने में किसी लोगों के 3-4 दिन, किसी का 1 हफ्ता, किसी को 10 दिन, किसी का 14 दिन हो सकता है। नॉर्मली 14 डेज के बाद ये हो ही जाता है। तो सीएसएफ ज्यादा तैयार हो इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा कुछ फ्रूट जूसेस पियो, आप नारियल वाटर जो है, नारियल का पानी है वो पी सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है इस टाइम पर। और बहुत फ्लूइड्स, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लो ताकि ये फ्लूइड ज्यादा बॉडी में तैयार हो सके, ठीक है। अगर फ्लूइड कम लोगे तो फ्लूइड सीएसएफ में तैयार होने में लेट होगा और उसके साथ साथ जो आपका पेन भी रिलीफ होने में लेट होगा। ये डरने की कोई बात नहीं है, मगर ये एक सीरियस कंसर्न है। मगर अगर इससे भी ज्यादा सीरियस कंसर्न इन्फेक्शन, इससे भी ज्यादा सीरियस कंसर्न ब्लड का आना सीएसएफ में, बिकॉज सीएसएफ का नॉर्मल कलर ब्लैंक, मतलब ये व्हाइट कलर होना चाहिए, ओके। इसमें कोई कलरेशन नहीं होना चाहिए और कोई ओडर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रेश एकदम ट्रांसपेरेंट कलर का होना चाहिए ये। अगर ये रेडिश या येलोइश हो रहा है इसका मतलब कोई प्रॉब्लम इसमें मौजूद है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हमने आपके जो क्वेरीज है लंबर पंक्चर, स्पाइनल टैप और शैडल ब्लॉक को लेकर उसको क्लियर कर दिए हैं। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पर, ताकि हम ऐसे वीडियो फ्यूचर में आपके लिए बना सके। और हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए कि और कौन सी टेक्निक पर, कौन सी बॉडी फंक्शन पर आप वीडियो चाहते हैं, उसमें हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।